हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द डे 18th टेस्ट। तो जो टॉपिक्स जो मैंने लिया था वो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी स्टार्टिंग है, और फिर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं पैरेलली विद मी। देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप दे दिया आपको, ठीक है। अब आगे से कोई भी गैप नहीं मिलने वाला है। 2 दिन कंटिन्यूशन में हम लोग टॉपिक्स को फिनिश करेंगे एंड देन टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में देखिए तो जनरल इंट्रोडक्शन, माउंटेन्स इन इंडिया, नॉर्थ माउंटेन्स, फिर सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स एंड देन साउथ सदर्न प्लेन, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात कर ले तो आज हम लोग कोर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम वाले टॉपिक को मैंने अपने नेक्स्ट शेड्यूल में भी ऐड कर दिया है विथ जीडीपी, ठीक है ना। तो अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको अभी भी नहीं कंप्लीट कर पाए हो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके नेक्स्ट शेड्यूल में भी नेशनल इनकम प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको ऐड किया है, ठीक है। देखो, कह रहा है द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट। देखो, बेसिक हम एक चीज़ आपको समझा देते हैं। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि आखिर किसी भी कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहने क्या मतलब होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताने से पहले आपको ग्रॉस तो समझाना पड़ेगा ना। अगर आप ग्रॉस नहीं समझोगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं समझ सकते हो। ग्रॉस के साथ साथ अगर ग्रॉस समझ रहे हो तो नेट भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से इट्स अ सर्कल, ठीक है, सर्कल है। अब अगर हम लोग बात करें तो एक सेक्टर इस सर्कल का कट कर लेते हैं, ठीक है। एक इस सेक्टर को कट कर लेते हैं। अगर इस कंप्लीट सर्कल की बात करें, ये कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये कंप्लीट सर्कल था ग्रॉस। अगर इस कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये हो जाएगा ग्रॉस। कंप्लीट सर्कल माइनस दिस सेक्टर, ठीक है ना। मान लो इस सेक्टर को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो कंप्लीट सर्कल माइनस द बाइफर्केटेड वैल्यू और यू कैन से द सेक्टोरियल वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपको नेट। तो मैं बस आपको बेसिक बता दे रहा हूं कि नेट किसे कहते हैं एंड ग्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो क्वेश्चन बहुत दिक्कत होने वाला है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तो यह एक मनी वैल्यू होता है किसी भी फाइनल गुड्स का। गुड्स कहने का मतलब जब भी जहां भी मैं गुड्स बोलूं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह ऐड कर लेना, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी नेशनल्स के द्वारा। नेशनल्स किसके होंगे तो किसी एक कंट्री के नेशनल होंगे किसी भी गिवन फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी गिवन फाइनेंशियल ईयर में। देखो, फाइनेंशियल ईयर कहने क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल से काउंट होता है टू टिल 31 मार्च, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। अब यही फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। ये तो पता होगा आपको, Q1, Q2, Q3, Q4। अब देखो, अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 होगा फर्स्ट क्वार्टर। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विल बी द थर्ड क्वार्टर एंड देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च आ गया फिर से, विल बी द फोर्थ क्वार्टर। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि इंडियन का अगर क्वार्टर इस अरेंजमेंट में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम लोग 24-25 का लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो जो मार्च, जो 1 अप्रैल जो अभी जस्ट आया है 4-5 दिन पहले, वहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होगा, 24-25 स्टार्ट होगा एंड देन वी विल मूव टू द 31 मार्च ऑफ द 2025। इसी बीच में 4 क्वार्टर हमें देखने को मिलेंगे। क्वार्टर 1 Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है ना। अप्रैल में जून, देन Q2 फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड देन Q3 विल बी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड Q4 विल बी जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में क्वार्टर अगर Q2 जनवरी, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर है तो फिर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी सेम होगा या फिर ब्रिटेन स्टैंडर्ड में भी सेम होगा या फिर कहीं भी किसी अदर कंट्री में। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड में Q1 शुरू होता है जनवरी, फरवरी, मार्च से, अगर उनकी फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू जनवरी चलती है ना, तो उस तरीके से ही होगा। लेकिन अगर हमें इक्वेट करना है कि जीडीपी ऑफ इंडिया इज राइजिंग 0.008% ऑफ अमेरिकन जीडीपी इन द Q14, तो हम लोग मेजर करेंगे। जैसे मान लो अप्रैल, मई, जून हमारा हो गया, तो अगर अमेरिका का मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है Q1 क्वार्टर 1 में, तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च वाले सेगमेंट को देखेंगे, ठीक है ना। मंथ को मैच करने की जरूरत नहीं है, Q1 को मैच कीजिएगा। क्लियर है? ये हो गया क्वार्टर। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमें। अब हम लोगों ने बात किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया गया है किसी नेशनल के द्वारा किसी भी कंट्री में किसी भी गिवन फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। चलो,
जैसे तुम्हें मैं बता देता हूँ, मान लो कि कुछ एनआरआईज हैं जो कि काम कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, यूएसए में है, एक कुछ यूके में है, कुछ जापान में है, ठीक है। ये 3 सेगमेंट मान लो, यूएसए, यूके एंड जापान। क्लियर है? अब यूएसए, यूके, जापान में कुछ लोग काम कर रहे हैं हमारे जो इंडियन नेशनल के हैं, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करते होंगे हमारे देश में, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड कैंडिडेट्स हैं, यूएसए, यूके एंड देन जापान, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल नेशनल, मान लो बी हैं टोटल, तो ये हो गए नेशनल दोज हु वे वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं एक सेगमेंट में, एक फ्रेगमेंटेशन में इंडिया की भी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हम लोग इंडिया की बात कर लें, इंडिया में तो इंडिया के नेशनल्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे सी नेशनल्स जो हमारे इंडिया के नहीं है लेकिन हमारे लैंड पे, हमारे टेरिटरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब चलो अगर हम तुमसे पूछे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो वैसा ग्रॉस इनकम, वैसा मनी वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विसेज और गुड्स जो कि प्रोड्यूस किया गया है नेशनल्स के द्वारा, हमारे कंट्री के नेशनल्स के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो जीएनपी की अगर हम बात कर लेते हैं इस दोनों डायग्राम के रेफरेंस में, तो क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। तो सिंपल सा हो जाएगा, ए जो इंडियंस हैं और इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, प्लस जो बाहर में इंडियन नेशनल काम कर रहे हैं वो हो जाएगा, ये जीएनपी हो जाएगा, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जीडीपी, मतलब जो डोमेस्टिक रीजन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी क्या हो जाएगा, A+C हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशन। अगर वो हमारे लैंड पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो A+C हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये दोनों बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी, फंडामेंटल, ये दोनों बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको आगे बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो जीडीपी एंड जीएनपी में जो रिलेशन आ गया, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जीएनपी माइनस जीडीपी करते हैं, जीएनपी माइनस जीडीपी करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इफ यू विल ऐड A+B देन वी विल पुट माइनस जीडीपी इज व्हाट, A+C, ठीक है। तो A+B माइनस A माइनस C, A to A will be cancel out, then we will have B minus C, ठीक है। हमारे पास बचेगा B minus C, that is GNP minus GDP will be equals to B, that is the Indian national working in foreign land, minus C, that is the foreign workers that are working in Indian land, domestic land। तो ये हमें बच जाएगा। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जीएनपी निकाल लो जीएनपी निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी, क्लियर है, प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। बी माइनस सी स्टैंड फॉर व्हाट, बी माइनस सी मतलब जो हमारे इंडिया के नेशनल हैं जो बाहर काम करके पैसे भेज रहे हैं, प्लस जो हमारे लैंड पे कमा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस, तो वही तो है नॉन नेशनल इनकम, क्लियर है। तो यहां से जीएनपी क्या हो जाएगा, जीडीपी, और इसी बी माइनस सी को आप कह सकते हो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए नेट फैक्टर कहने का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड रेंट हो गया, लेबर वेजेज हो गए, कैपिटल इंटरेस्ट हो गया, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो स्किल्स और उसकी प्रॉफिट हो गई, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को ग्रास्प करना है, ठीक है। एक और टर्म होता है, मान लो कि कोई एक वैल्यू है जिसमें से डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है, ऑब्वियस है टाइम के साथ, वियर एंड टेयर के साथ, या फिर सेकेंड हैंड होने के बाद उसमें कुछ डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए अब पूछ क्या रहा है, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट किस टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नेशनल इनकम की, ठीक है, तो आप इसको समझो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। देखो दो कॉस्ट होता है, एक फैक्ट्री कॉस्ट होता है या फैक्टर कॉस्ट कहिए, वर्सेस द मार्केट कॉस्ट होता है। मार्केट कॉस्ट की बात करें तो वो इक्वल्स टू होता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। डेप्रिसिएशन की बात कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन और माइनस हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, बहुत सारा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी कॉस्ट होगा, क्लियर है।
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट की, तो ये आपको नेशनल इनकम के बराबर होगा, या टोटल इनकम अर्न किया जाएगा किसी नेशनल के द्वारा, किसी नेशनल ऑफ अ कंट्री के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तो आप खुद देख लो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, आप खुद देख लो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी विल बी द गिवन आंसर। ठीक है, और अगर समझ ले थोड़ी चीजें, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको एनएनपी कहते हैं किसी फैक्टर प्राइसेस पे, इज ऑल्सो कॉल्ड नेट नेशनल इनकम, या फिर आप इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए, क्लियर है, तो हमारा आंसर यहां पे सी हो जाएगा। कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया अगर हम लोग बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 1991 में कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लाया गया था, उसके साथ ही इस चेंज को वाइल किया गया। ये जो पॉलिसी था बेसिकली एम किया था कि वो प्रोवाइड करेगा मोर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मोर फ्रीडम एंड सब्सटेंशियल चेंजेज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर तो हमारा ये हो जाएगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें जो 1991 में हुआ था, उसको मेनली 3 डायरेक्शंस में ले जाया गया था। ठीक है ना, पहले कॉम्प्लेक्स जो रीन था लाइसेंसेस का, लाइसेंस परमिट्स का एंड कंट्रोल्स का, उसको थोड़ा सा लूज किया गया, डिसमेंटल किया गया, एंड देन रिवर्स किया गया स्ट्रॉन्ग बायस जो था हमारा स्टेट ओनरशिप या फिर किसी प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। ठीक है ना, साथ साथ में ही अबेंडन किया गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को, मतलब बाहर की तरफ देख ही नहीं रहा है, सिर्फ नेशनल, सिर्फ इंटरनल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव टू इनकल्सिव ग्रोथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो, सबसे पहला कह रहा है क्या कि प्रमोट करो सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, इनकल्सिव ग्रोथ के लिए प्रमोट करो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई को। ठीक है, चलिए, ये भी ठीक है। इंप्लीमेंट करो राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखो, अगर हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स गिवन बिलो करेक्ट। देखो, सबसे पहले एक काम किया करो ना, देखो, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ा करो तो पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया, उसके बाद अपना यहां जाया करो। देखो, मैं गलती किया हूं इस पे, इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूं। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो फिर इसको पढ़ो, बीच वाले ऑप्शंस को भी मत देखो, बीच वाला ऑप्शन बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हमें इसको और इस पोर्शन को कोऑर्डिनेट करो। यहां से ना आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करोगे ना, तो एक क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अगर हमें इनकल्सिव ग्रोथ की बात करनी है तो प्रमोट करना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, प्रमोट करना होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, और इंप्लीमेंट करना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट्स मेजर लिए जाएंगे गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है इनकल्सिव ग्रोथ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। चलिए, अगर बात करें क्लोज्ड इकोनॉमी की, वैसी इकोनॉमी जिसमें मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फिनांसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक्स प्लेस। तो आखिर होता क्या है, देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या मतलब हुआ, चलो भाई बंद कर दो इसको सबको। ठीक है, ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा। ठीक है, आपको ये एक सॉन्ग तो याद आ रहा होगा भी, नीदर एक्सपोर्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर ले जिसमें कोई इंटरेक्ट नहीं करता विथ इकोनॉमी के साथ, कोई भी बाहर की एक्सटर्नल कंट्री जो होगी वो इंटरेक्ट नहीं करेगी आपस में, वहां पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की एब्सेंस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होगा अपने डोमेस्टिक डिमांड्स के लिए। ठीक है, देयर इज नो इकोनॉमीज जो कि कंप्लीटली, अभी तक ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो कंप्लीटली क्लोज्ड है। ब्राजील इंपोर्ट करता है लिस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड। जब उसके पोर्शन को आप मेजर करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वाइल से, तो आप ये फील करोगे कि मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज ब्राजीलियन इकोनॉमी।
ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो बास्केट ऑफ गुड्स कहने क्या मतलब, ये चीज़ें को पहले आराम से ब्रेक करो। देखो जैसे मान लो आपके पूरे के पूरे लाइफस्टाइल में आप कुछ चीज़ों को खरीदते हो, मान लो फूड हैबिट्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लो वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, ठीक है, फिर जैम हो गया, फिर मैगी हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, जो चीज़ें आप बाई करते हो, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसी बास्केट आपकी बनती है हर एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूड बास्केट, ठीक है। या फिर इसी तरीके से कोई गुड्स की अगर हम लोग देख लें तो कंप्लीट गुड्स का एक बास्केट होगा जो कि डिसाइड करेगा किस तरीके से प्राइसेस, इस बास्केट को ही देख के आप डिसाइड करोगे कि हाँ ठीक है आगे प्राइसेस किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे मान लो आपने इस बास्केट को खरीदा ₹100 इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। सेम बास्केट अगर आप खरीद रहे हो मान लो 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में, और आपकी ये बास्केट की कीमत पड़ रही है ₹140, ठीक है। तो ये बास्केट के जो भी डिफरेंसेस हैं पैसे में, तो 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो 40% राइज हुआ है, तो ये एक तरीके से इन्फ्लेशन शो करेगा, ठीक है। बेसिक है, इन्फ्लेशन कभी भी निकालोगे तो किसी एक बेसिक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, क्लियर है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम लोग पीपीपी की बात कर लेते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी की, तो यह एक रेट है जिसमें एट विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज सेम अमाउंट ऑफ, मान लो अगर इसी बास्केट को आप इंडिया में खरीद रहे हो और सेम बास्केट को आप यूएसए में खरीद रहे हो, ठीक है, तो जो करेंसी एक्सचेंज होगा ना वही होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब मान लो आपके पास 160 रुपये हैं, ठीक है, क्लियर है, और एक अमेरिका में बैठा है बंदा, उसके पास $2 है, ठीक है, तो दोनों सेम है, ठीक है। ये अपने $2 से ऐसे 2 बास्केट्स खरीद सकता है और आपको 160 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर यही बास्केट आपको यूएसए से खरीदना है तो आपको 160 रुपये देने पड़ेंगे, और यूएसए में जो भी बैठे हैं उनको सिर्फ $2 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी मॉडल, ठीक है। दूसरा रॉन्ग हो गया, हमारा सिर्फ एक करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, क्लियर है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDGs के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो देखेगी ओवरसी करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को के इम्प्लीमेंटेशन को, वो असाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग को, क्लियर है। सिंपल सा प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का, और इसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो लैंसेट जर्नल ने पब्लिश किया था एक रिपोर्ट टाइटल प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर इन 760 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। एक क्वांटिटेटिव मिडलाइन असेसमेंट था जो कि यूज करता है बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 से 2021 के बीच वाले सेगमेंट को, ठीक है। बहुत सारे रिसेंट में नीति आयोग के रिपोर्ट्स आते रहते हैं, वो देखते रहिएगा। एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाली रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कह रहा है हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया को किसने अपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे थे महात्मा गांधी जी ने अपोज किया था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, और उनका ये मानना था कि इसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, मतलब इनइफेक्टिवनेस जो होगी
वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन अ डाइवर्स नेशन। ठीक है, बेसिकली वो एडवोकेट किए थे फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, जो प्रमोट करेगा स्मॉल स्केल लोकलाइज इनिशिएटिव्स को, और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा इसमें। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल्स को ये प्रमोट करेगा कि आप इकोनॉमिक डिसीजन फ्रीली ले सको। ठीक है, तो प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया को अपोज किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कह रहा द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। तो इनमें से कौन कौन सा फीचर्स है जो इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वह एक डेवलपिंग कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखो, ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, एग्रीरियन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स। देखो ये जो है, आप खुद देखो, अगर आप आराम से देखोगे इन चीज़ों को, सबसे पहले इसकी बात तो यहाँ मूव किया करो, देख लो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, देखने के बाद इतना तो पता चल गया कि हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा आप सोच सकते हो। चलिए देखो, पहली बात करें, ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर। तो इंडिया जो है प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री है। लगभग 60% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक है आपको डेवलपिंग इकोनॉमी की। क्लियर है? तो फर्स्ट तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले तो एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जहां लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं इन जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर देयर फुल टाइम एंड स्किल सेट। ठीक है, क्योंकि हालांकि जो लेबर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं वो ईजिली अवेलेबल है, इसलिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे लोग जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं वैसे जॉब में जिसमें कोई भी फुल टाइम और स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं। जहाँ पे सरप्लस है लेबर का, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। सो इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल अगर इंडिया की बात करें ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं लो लिटरेसी रेट को और हाई ड्रॉप आउट रेट को स्कूल से। स्कूल ड्रॉप आउट रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो गया। देखो, अगर हम लोग इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो IMRB की बात करें और नेशनल सैंपल सर्वे NSS की बात करें तो प्रोटीन डिफिशियंसी इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम इन इंडिया। लगभग 80% इंडियन जो है वो रिपोर्टेडली प्रोटीन डिफिशियंट हैं और पर कैपिटा प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ की। एक रिसेंट सर्वे में 16 इंडियन सिटीज़ को हाईलाइट किया गया, तो यहाँ पता चला कि जो नॉलेज गैप है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इनटेक इन डेली डाइट्स विथ 85% ऑफ रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो इस मिसकंसेप्शन में है कि प्रोटीन कंजम्पशन जो है ना वो वेट गेन को कैरी आउट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इससे बाहर हो जाएगा, आंसर हमारा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। वॉट एवर, अगर प्राइस की वैल्यू X to Y हो जाए फिर भी उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव प्राइस चेंज क्या हो रहा है, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब नो इलास्टिसिटी विद द कंडीशन ऑफ जीरो प्राइस इन एनी डिमांड। सो अगर हम लोग बात करें, देखो किसी भी प्रोडक्ट के इफेक्टिव डिजायरनेस के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हो, उसकी प्राइस चेंज होती है तो वो चेंज होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस वैरी कर रहा है तो उसकी डिमांड वैरी करेगी, बिल्कुल वैरी करेगी। ठीक है, प्राइस कम होगा तो लोग बाई करेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग कम बाई करेंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं
जो कि लिमिटेड ही खरीदेगा। अगर मान लो स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म की अगर इसकी प्राइस काफ़ी कम हो जाए, फिर भी आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो आप चारों को 4x4 मतलब 16 स्कूल ड्रेसेस तो नहीं खरीद दोगे ना, कि आप एक काम करो स्कूल ड्रेस पहन के ही जाओ, मतलब किसी पार्टी में भी जाओ, किसी फंक्शन में भी जाओ, खेलने भी जाओ तो स्कूल ड्रेस पहन के जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको खुद पे खुद लिमिट लगाना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसकी प्राइस अगर डाउन होती है, डिप होती है, तो आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्कूल ड्रेसेस खरीदो, ठीक है। तो चीज़ें वैरी करती हैं, क्लियर है। प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन इन कॉमन टर्म अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। इन जनरल जैसे थिंग्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लोगों की जो डिज़ायर है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कोएफिशिएंट की बात करें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लाई करती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जब किसी गुड्स की बात करें, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कोएफिशिएंट जो है अगर 0 के बराबर है तो देयर विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहने का मतलब डिमांड फॉर अ गुड चेंज नहीं होगा इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस चेंज, ठीक है। वट एवर द चेंज इन द प्राइस देयर विल एब्सोल्युटली नो चेंज इन द डिमांड, सो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स दिस, क्लियर है। बहुत ही आराम समझना, इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तब इंटरेस्टिंग है जब आप रटने की कोशिश ना करो, चीज़ों को ब्रेक करो, छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ो, निकालो। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी देयर विल बी नो चेंज, मतलब हर कीवर्ड्स को तोड़ो, ठीक है ना। इकोनॉमी की कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंपल केनेशियन थ्योरी, द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम इज, मतलब अगर हम लोग इनकम और स्लोप की कर्व की बात करें, मतलब स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम की बात करें तो क्या होगा। अगर हम लोग सिंपल केनेशियन थ्योरी की बात कर ले तो जो एग्रीगेट कंजम्पशन होता है किसी भी इकॉनमी में वो डिपेंड करता है एग्रीगेट नेशनल इनकम के। तो टोटल अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें तो ये डिपेंड करेगा एग्रीगेट नेशनल इनकम के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब लोगों के पास पैसा होता है उनके हाथ में, तो वो पैसे को स्पेंड करते हैं, फूड गुड्स बाई करते हैं, सर्विसेज को बाई करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का नेशनल इनकम इंप्रूव हो रहा है तो एग्रीगेट इनकम इंप्रूव हो रहा है तो कंजम्पशन लेवल इंप्रूव होगा। तो ये जो शिफ्ट होगा, वो जो स्लोप होगा, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, बेसिकली अगर हम बात करें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो देखो ये रेफर करता है टू द अमाउंट ऑफ इनकम जो कि एक हाउस होल्ड के पास हो, अवेलेबल हो फॉर स्पेंडिंग और सेविंग, स्पेंड करने के लिए या सेव करने के लिए, आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर मिस्क डिडक्शन। जो अदर मिसलेनियस डिडक्शन है उसको हटा के टैक्स पेमेंट करने के बाद की बात है। जो भी हाथ में अमाउंट ऑफ इनकम है हाउस होल्ड में, या तो स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल हो या फिर सेविंग्स के लिए हो। आप इसको एक टर्म कह सकते हो स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल मतलब अगर रिजर्व की तरह बात करें, एक टर्म होता है स्पिनिंग रिजर्व। मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना आपको फ्यूचर सेविंग्स के लिए, मतलब कुछ सेव्स के लिए आप रख सकते हो अपने पास में, अपने पॉकेट में, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर टू द अमाउंट ऑफ इनकम जो कि हाउस होल्ड के पास होता है अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग और सेविंग आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर मिस्क डिडक्शंस। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम को एट द डिस्पोजेबल ऑफ इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो आप क्या लिख सकते हो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा, पर्सनल इनकम हो जाएगा माइनस जो डायरेक्ट टैक्सेस आपने पे किया है, माइनस जो मिसलेनियस फीस होंगे वो आपकी डिडक्शन हो जाएंगी। इसमें फाइन्स भी आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम में आप स्पेंड करना चाहते हो तो, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो इट इज पर्सनल इनकम
माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड्स एंड द मिस्क फीस फाइन से ETC। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट इन दैट। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेम चीज है, अगर कंसेप्ट वाइज देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन फॉल इन प्राइस, पैसा गिर गया मतलब पैसा फॉल कर गया, किसी भी चीज का, किसी कमोडिटी का, किसी गुड्स का, किसी सर्विसेज का रिड्यूस हो गया प्राइस। कमोडिटी रिड्यूसेस, टोटल एक्सपेंडिचर एंड राइज इन प्राइस इंक्रीज एट। ठीक है, व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिड्यूसेस, total expenditure and a rise of price increases, it price elasticity of demand will be, what will be the price elasticity of demand? देखो सीधी सी बात है, जब डिमांड जो हो इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक मतलब पता ही है, कभी भी अगर फॉल इन प्राइस होता है किसी कमोडिटी का, लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट। ठीक है, मतलब अगर उसकी प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाता है, मतलब खर्चे भी उस पर कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात करें, व्हेन जब प्राइस इंक्रीज होता है टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यही हुआ, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज लीनियर मोशन कह सकते हो आप। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। ठीक है, जब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, आप नॉर्मल अगर कर्व पे भी सोचोगे तो आराम से इसको डिड्यूस कर सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, चलिए, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट पूछेगा। द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इन रिलेशन टू द इकोनॉमी इंटेल्स विच आर द फॉलोइंग। देखो, इनविजिबल हैंड होता है ना, एक मेटाफर है। ठीक है ना, मतलब आप जो अनसीन फोर्सेस है दैट मूव्स द फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, द इनविजिबल हैंड एक तरीके का मेटाफर है फॉर द अनसीन फोर्सेस that move the free market economy where self-interested individuals operate through a system of mutual interdependence। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स होगा जो कि मदद करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में, किसी भी फ्री मार्केट में, कि वो अपने इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाए ऑटोमेटिकली, खुद पे खुद, उसी को कहेंगे इनविजिबल हैंड। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा एन अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स, वैसा मार्केट फोर्स जो ऑब्जर्वेबल नहीं हो, खुद पे खुद ड्रैग करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके रख देगा सप्लाई एंड डिमांड में, कर्व पे। ठीक है, चलिए, आप देखते होंगे ना, अगर सप्लाई इस तरीके से रहा, डिमांड इस तरीके से क्रॉस किया, ये जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहां पे मार्केट सप्लाई और डिमांड दोनों साइड से बैलेंस्ड होता है। ठीक है, चलिए, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस अगर इसको शिफ्ट करती है डिमांड कर्व को या फिर सप्लाई कर्व को, तो मार्केट इफेक्टेड होता है, इक्विलिब्रियम ब्रेकआउट होता है, फिर इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करके उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाया जाता है। लेकिन वो वैसा फोर्स जो अनऑब्जर्वेबल है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई गुड्स को मदद करता है कि आप आ जाओ मार्केट के इक्विलिब्रियम में खुद पे खुद, उसको कहते हैं इनविजिबल हैंड। ठीक है, भगवान का हाथ मान सकते हो इसे इकोनॉमी की टर्म में। चलिए, देखो, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। जो फ्रेज है इनविजिबल हैंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ के द्वारा, उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उसमें इन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप के कंडीशंस में हम लोग समझते हैं। देखो, लिक्विडिटी ट्रैप एक सिचुएशन है जब हम लोग किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मतलब अगर उसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करे, इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक सिचुएशन है जब हम लोग
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लेकिन इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा बट डज नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट होगा, दैट इज मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना। इनकम भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ को शो नहीं करेगा। एंड लिक्विडिटी ट्रैप एक एक्सट्रीम इफेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। यह एक सिचुएशन है जिसमें जनरल पब्लिक जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं खुद को टू होल्ड ऑन अ वट एवर अमाउंट ऑफ मनी जो सप्लाई होगा एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे डू सो, ऐसा वो इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एडवर्स इवेंट्स लाइक डिफ्लेशन एंड वॉर etc। ठीक है, तो हमारा इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट स्टिमुलेट विद इकोनॉमिक ग्रोथ। एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है पब्लिक वुड नॉट वांट टू परचेज बॉन्ड्स ड्यूरिंग ए लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। ऑब्वियसली व्हाई दे विल बाय एनी बॉन्ड। अगर सिचुएशन वॉर फ्रंट का हो गया या फिर डिफ्लेक्शन का हो गया देन देयर इज अ रिस्क। अगर लिक्विडिटी ट्रैप होती है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं बॉन्ड्स को बाई करना और अपने फंड को टू कीप देयर फंड्स इन कैश सेविंग। ठीक है, चूज टू अवॉइड बॉन्ड्स बट दे वांट टू कीप देयर फंड्स इन कैश सेविंग्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिवेलिंग बिलीफ होता है, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आगे चल के मतलब एक तरीके से तुक्का लगाते हैं कि आगे जाके फिर से राइज कर सकता है और ये क्या करेगा, बॉन्ड प्राइसेस को डाउन पुश करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखो सीधी सी बात है, लिक्विडिटी ट्रैप का अगर कंडीशन आएगा तो सेविंग रेट जो होगा वो हाई हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा मार्केट इंटरेस्ट रेट का इन केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पे चारों हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स अबाउट वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मनी कॉस्ट। इसके बारे में बताना है हमें। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट। ठीक है, देखिए देखो अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है ये इकोनॉमिक्स की बात करें उसमें, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, सेल्स को, और ये डिटरमाइन करता है प्राइसेस इन द मार्केट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं इकोनॉमीज में जो कि हेल्प करते हैं किसी एक फर्म को, बिजनेस हाउसेस को, कि वो एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक डिसीजंस लें। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉस्ट की बात करें, प्राइवेट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट जो कि इनकर किया जाता है बाय फर्म टू परचेज कैपिटल इक्विपमेंट, हायर लेबर्स एंड बाय मटेरियल्स और अदर इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू परचेज ऑल द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। ईदर इट कैन बी अ कैपिटल कॉस्ट और इट कैन बी अ लेबर कॉस्ट। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी ये हो सकता है। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट। इफ यू विल टॉक अबाउट द सोशल कॉस्ट, देखो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी की बात कर ले। ठीक है ना, सोशल कॉस्ट दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपको प्राइवेट कॉस्ट एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट कॉस्ट एंड एनी अदर एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग जो सोशल कंडीशन लेते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको एनालाइज करते हैं। तो इट इज सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सोसाइटी राइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो आवर ऑप्शन 1 and 2 is correct. If we will talk about money cost, it is the total expense incurred by a firm to produce a commodity. तो एक commodity को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं किसी एक फर्म के। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, यही तो हुआ मनी कॉस्ट। ठीक है, ये सिंपल सा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनकर्ड किया जाता है फर्म के द्वारा कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी का टर्म सम होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो ऑल 3 हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब दे रहा है टाइप्स ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिलेंगे।
टाइप्स ऑफ मार्केट एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मार्केट्स को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर मार्केट स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा उनके नेचर से एंड लेवल ऑफ कंपटीशन से, नेचर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट एंड एज वेल एज लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में चल रही हैं उसमें किस तरीके का, किस फॉर्मेट का लेवल ऑफ कंपटीशन है उसको देखते हैं। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट अपने ऑप्शन के मोनोपोली मार्केट या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में, तो बेसिकली मोनोपोली मार्केट इज समथिंग डिफरेंट। मोनोपोली मार्केट एक सिंगल फर्म होता है या बिजनेस, वैसे बिजनेस जो प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कंपटीशन बाय अनदर फर्म। देयर इज नो कंपटीशन फेस्ड बाय दैट मार्केट इन द फॉर द गिवन गुड्स एंड सर्विसेज। इंडियन रेलवेज, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लो, क्लाउड कंप्यूटिंग में तो वो अभी टॉप पे है। टेस्ला देख लो, इलेक्ट्रिक कार में डोमिनेट कर रहा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कह सकते हो समहाउ। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ओलिगोपोली कह रहा है। ओलिगोपोली एक तरीके का मार्केट होता है, मार्केट का फॉर्म होता है इन विच देर आर फ्यू फॉर्म्स और प्रोवाइडर्स विच प्रोवाइड्स और सेल होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स हो गए हमारे इंडिया में, ठीक है, जो कि बहुत कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गया, वोडा आइडिया मिक्स हो गया, एयरटेल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ही हैं, क्लियर है, कुछ ही हैं। तो होटल इंडस्ट्री इन टूरिस्ट प्लेसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, मान लो 4, 5, 10, 12, 11 ओलिगोपोली होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। थर्ड का है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सुपरमार्केट्स। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, इसका एक फीचर है कि बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन इनको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग मोनोपोली की बात कर लें तो उसमें न्यूमरस प्रोवाइडर्स, मोनोपोली की बात करें तो उनकी तरह नहीं होगा, इनमें न्यूमरस प्रोवाइडर्स होंगे, लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो प्रोडक्ट के डिफ्रेंसिएशन से वैरी करेगा। ठीक है, जैसे यूनिक चेंज इन द प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिस्ट प्लेसेस पे, दो प्रोवाइड ओवरऑल सेम फैसिलिटी बट कुछ लिटिल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग पूल या फिर स्पा हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा। मतलब कंपटीशन इज देयर बट ही और द फर्म हैज डोमिनेटेड द कंपटीशन। ठीक है, तो सुपरमार्केट तो नहीं होगा हमारा, बिल्कुल ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वहां एग्जिस्ट करता है व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो सेलर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट, जैसे कि नो वन कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट एज इट्स ओन। जैसे मान लो कोई एक फैक्टर है, वो चाहता है कि मैं इन्फ्लुएंस कर दूं सप्लाई एंड डिमांड कर्व को, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी कर ले ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केट, होमोजेनियस गुड्स आर सोल्ड इन यूनिफॉर्म प्राइसेस। क्लियर है, कोई भी एक होमोजेनियस गुड्स है जो यूनिफॉर्म स्लाइस प्रोड्यूसेस या फिर यूनिफॉर्म कॉस्ट में सेल हो रहा है, वो भी एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारा 2 हो जाएगा, ओनली 2, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहा है इट इज अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन विच नो इंडिविजुअल और ग्रुप कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द अबव माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, एक पैरेटो ऑप्टिमैलिटी और इसको पैरेटो एफिशिएंसी कहते हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर एफिशिएंसी, यह एक इकोनॉमिक स्टेट है जहां पे रिसोर्सेस कैन नॉट बी रीएलोकेटेड टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। मतलब आपको अगर एक को अच्छा करना है दूसरे को बेकार करना ही होगा, आप नहीं कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली अगर हम लोग बात करें, इफ देयर वाज परफेक्ट कंपटीशन एंड रिसोर्स वेर यूज्ड टू मैक्सिमाइज और मैक्सिमम एफिशिएंट कैपेसिटी, देन एवरीवन वुड बी एट देयर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एट ए पैरेटो एफिशिएंसी। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब ऐसा कंपनी जहां पे हर लोग मतलब अगर आपको एक का चीज बाई हो रहा है तो दूसरा उसमें डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इन द सेंस ऑफ मार्केट, नॉट इन द सेंस ऑफ रियल वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। Which among the following is the best description of production possibility frontier? Production
पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये कीवर्ड सब ना, यही कीवर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उठा लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन उठा लो जहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन उठा लो, या फिर स्टेट पीसेस उठा लो। हालांकि ये स्टेट पीसेस में तो कुछ भी पूछते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन किसी स्टेट पीसेस में पूछा गया था, इकोनॉमी सर्वे में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर को डिफाइन किया गया था। इसमें ना इकोनॉमी सर्वे वाले ना कुछ सेगमेंट्स दिए थे, जैसे मान लो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एलीट सेक्टर कहते हैं प्राइमरी को, तो उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे थे। सेकेंडरी में मान लो 1 2 3 4 5 दे रखे थे, और टर्सरी में चार सब कैटेगराइजेशन किए हुए थे। पीसीएस में पूछा गया था ये सारों को जोड़ के बताओ कितना दिया गया था ये कैटेगराइजेशन। तो एकदम बिल्कुल एब्सर्ड क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, पीसीएस दे रहे हो तो पीसीएस के तरीके से पढ़ो, स्टेट यूपीएससी दे रहे हो यूपीएससी के डायरेक्शन से पढ़ो, सीजीएल दे रहे हो सीजीएल के डायरेक्शन से पढ़ो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम इजीली क्लिक होगा। इवन दो कुछ भी हो कंपटीशन, इट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक कर्व है जो इलिस्ट्रेट करता है पॉसिबल क्वांटिटीज को दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ द टू प्रोडक्ट इफ बोथ डिपेंड अपॉन द सेम फाइनाइट रिसोर्स ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर। दो प्रोडक्ट की, देखो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी क्वांटिटी जो इलिस्ट्रेट करेगा एक ऐसा कर्व जो कि प्रोड्यूस हो सकता है दो प्रोडक्ट का, अगर दोनों डिपेंड करते हैं सेम फाइनाइट रिसोर्स पे, ठीक है ना, और उनके मैन्युफैक्चरर पे वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ दीज कमोडिटीज डिपेंड्स ऑन द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज, ठीक है। क्लियर है? जो पीपीएफ कर्व होता है इसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, सिंस द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। एक को बढ़ाओ दूसरा को कम करो। मान लो एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन बनाती है 50 क्लोथ्स एक दिन में, ठीक है। अगर ऐसी कर रही है, अगर हम 5 मशीन लगाएं तो बन गए मेरे 250 क्लोथ्स बन गए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, हमें क्या करना है, एक मशीन और डिजाइन करना है। उसके लिए ना एक मशीन को हॉल्ट पे करना होगा, हॉल्ट पे होगा तो ये इफेक्टेड होगा, तो हमें ये भी तो मिल रहा है। मतलब क्या है, एक के पॉसिबिलिटी के लिए दूसरे को फ्रंटियर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कमोडिटीज जो हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटेड होगा क्योंकि ये चॉइस है सिर्फ 2 कमोडिटीज के बीच में। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे वेल्थ इफेक्ट पूछे तो इकोनॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या होता है वो देखते हैं। देखो, वेल्थ इफेक्ट यह एक बिहेवियरल इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें लोग स्पेंड करते हैं मोर एज दे फील मोर फिनेंशियली सिक्योर। वेल्थ इफेक्ट क्या है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई वॉज वर्किंग इन ए फर्म, और ये एकदम ट्रू इंसिडेंट है। आई वॉज वर्किंग इन ए फर्म, तो क्या हुआ था कि जैसे एक, अब मुझे याद भी नहीं है वो ब्रांड, एक स्विस ब्रांड था, ठीक है। उसकी एक वॉच आई थी। वॉच अगर आप देखोगे ना तो वो किसी के साथ कोलैब किया था, किसी अमेरिकन कंपनी के साथ कोलैब किया था और वो बनाया था एक वॉच। उस वॉच को देख के ना, मैं सच कहता हूँ, मतलब हाईली सब स्टैंडर्ड था, और उसकी प्राइस थी 70K आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। बट देयर आर फ्यू जो इसको बाई किए सिर्फ उस ब्रांड के नेम से, क्योंकि उनके पास एक अच्छी हैंडसम सैलरी है, सो दे विल बाई दिस। तो इसी को कहते हैं हम लोग वेल्थ इफेक्ट। मतलब हाँ ठीक है, आई कैन अफोर्ड दिस सो आई कैन शो दिस। और जब वो उस वॉच को मैंने देखा तो लिटरली उस वॉच को, इवन आई विल नॉट बाई दैट वॉच फॉर अ 10 year ओल्ड बॉय, ठीक है। तो ये समझ लो ये कंडीशन था, है ना। चलिए, तो वेल्थ इफेक्ट की बात कर लेते हैं। यह एक बिहेवियरल इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें लोग जो है ज़्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि दे आर मोर फाइनेंशियली सिक्योर और कॉन्फिडेंट हैं उनके वेल्थ को लेके, ठीक है ना। क्लियर है। और साथ साथ में ही when their homes or investment portfolios increase in value, जब उनके जो बेसिक पोर्टफोलियोज हैं वो इंक्रीज कर जाए वैल्यू में, तब वो और वेल्थ फील करेंगे। तो ये वेल्थ इफेक्ट और कुमुलेटिव हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिचर फील करेंगे। इवन इफ उनकी इनकम जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो सेम ही है, मतलब इनकम तो जो सैलरी थी वही है, लेकिन उनकी कुछ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको वेल्थ इफेक्ट ज़्यादा है। सो ये एक परसेप्शन है जो कि इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताता है। इंडिविजुअल या हाउस होल्ड एक इंक्रीज वेल्थ को देख के ज़्यादा स्पेंड करने के लिए एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इंडिविजुअल स्पेंड मोर ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट
डिस्क्राइब्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड की बात कर लेते हैं। देखो कह रहा है पहला, पब्लिक गुड्स आर जनरली राइवल इन नेचर बट प्राइवेट गुड्स आर नॉन राइवलरस। देखो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम लोग बेनिफिट्स बात करें पब्लिक गुड्स की तो ये इंजॉय किया जाता है सारे लोगों के द्वारा और ये नॉन राइवलस होता है। एक बात बताओ, अगर रेलवेज कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कहाँ राइवलरी आएगी? किसी भी एंगल से फ्री है। गवर्नमेंट की कुछ भी है तो फ्री है, तो उसमें कहाँ से कोई भी राइवलरी की बात ही नहीं है। जैसे बात करें क्लीन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, सैनिटेशन, इसमें कहाँ से राइवलरी है? सारे लोग यूज़ कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। यह पब्लिक गुड है जो कि कंजम्पशन से रिड्यूस नहीं होगा। पब्लिक गुड कंजम्पशन से रिड्यूस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो बेनिफिट है वो लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। मतलब ये अगर अमीर हैं, इनके पास BMW है तो ये ज़्यादा यूज़ करेंगे, मेरे पास बाइसिकल है तो मैं कम यूज़ करूँगा, ये तो नहीं होता ना। लेकिन प्राइवेट गुड्स क्या होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, चॉकलेट खाओगे रिड्यूस हो जाएगा, कंजम्पशन उसकी ईजिली जनरली राइवल होती है नेचर में, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पब्लिक गुड आर जनरली राइवल इन नेचर। चलो अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस वेदर ही और शी कैन अवेल द प्राइवेट गुड्स वेयर एज इट इज नॉट सो इन पब्लिक गुड्स। ऑब्वियसली आपकी परचेजिंग पावर कब डिटरमाइन होगी? जब चीज़ों को आपको बाई करना पड़ेगा या फिर जो चीज़ राइवलरस होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ऑब्वियस है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। परचेजिंग पावर एक पर्सन का डिटरमाइन करता है कि वो या इधर वो हिज है या हर है, कैन एक्सेस अ प्राइवेट गुड्स। बट इन द केस ऑफ पब्लिक गुड जैसे कि फूड हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, तो ये किसी के पेमेंट की एबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता है। सो इट डज नॉट प्ले any significant role because of the government's interference in terms of providing subsidy, public investment and all, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। पब्लिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट्स ओनली वेयर एज द प्राइवेट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर ओनली। ओनली देखो कुछ ना रिग्रेसिव टर्म्स होते हैं, ओनली, ठीक है। जैसे सब्सटेंशियल, जैसे विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस ओनली, दिस मच ओनली, ठीक है। एक टर्म और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक केस में जब इकोनॉमी प्लस पॉलिटी डोमिनेट करेगा ना, ये मेरा मतलब एक जनरल परसेप्शन नहीं है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद इसको कंक्लूड किया है। इकोनॉमी प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन होगा ना, स्टेटमेंट होगा ना, तो उसमें जब पॉलिटी डोमिनेट कर लेगा, जैसे मानो आर्टिकल दे रखा है एज पर आर्टिकल दिस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो हमेशा याद रखना, जब इकोनॉमी एंड पॉलिटी डोमिनेट करेगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली 99.99% वाले चांसेस हैं कि ये रॉन्ग होगा स्टेटमेंट। बी वेरी केयरफुल, इस चीज़ को आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जो आप PYQs को रेफर करोगे तो ये आपको रेफर मिलेगा, ठीक है। बस आराम से उस तरीके से सोचना, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना, लेकिन हाँ कोशिश करना कि एलिमिनेट करने का, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सी इनकरेक्ट है, ओनली है। पब्लिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं इसको जनरेट करती है, टाटा स्टील भी कर सकती है, जिंदल भी कर सकता है, अंबानी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। कह रहा अनलाइक पब्लिक गुड्स यूजर ऑफ प्राइवेट गुड्स कैन वॉलंटरली रिफ्यूज टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इंजॉयड। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक दैट, ठीक है। हमारा ऑप्शन सिर्फ बी हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक्स पे कंट्रोल करना है ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किया करो, ठीक है। चलिए, लेजी फेरे बहुत सुने होगे आप, अगर इसको पढ़े होगे ढंग से, लेजी फेरे हमेशा सुनते आ रहे होगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये ना एक बहुत ही सुंदर टर्म है। सुंदर टर्म कहने का क्या मतलब हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? लेजे फेरे इन इकोनॉमी बहुत ही सुंदर टर्म है। कैसे सुंदर है बताते हैं। देखो, लेजे फेरे की बात करें, यह एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है। इकोनॉमी की एक फिलॉसफी है जो कि बताती है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करती है? लेट मी राइट इट, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इज एसोसिएटेड विद लेज़र फेयर इकोनॉमी। और अगर हम लोग बात करें इस फिलॉसफी के एम्बिट में, तो ये अपोज करती है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को इन द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट नॉट अलाउड, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन केस ऑफ इकोनॉमी इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये इनका मानना है, एक फिलॉसफी है। लेज़र फेयर इकोनॉमी कहता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमी एक्सेप्ट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स इन एलिनेबल राइट्स, ठीक है। लेज़र फेयर इकोनॉमिस्ट जो है वो मिनिमम वेजेस के अगेंस्ट हैं,
ड्यूटीज, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और कॉर्पोरेट टैक्सेस के भी अगेंस्ट वो काम करते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सो आवर ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, चलिए डबल डिप रेसेशन, ग्रोथ रेसेशन, टेक्निकल रेसेशन क्या होता है देख लेते हैं। देखो, अगर डबल डिप रेसेशन की बात करें, यह एक रेसेशन है फॉलोड बाय ए शॉर्ट लिव्ड रिकवरी फॉलोड बाय अनदर रेसेशन। ठीक है, देखो अगर डबल डिप रेसेशन की बात करें तो डबल डिप रेसेशन कह रहा है रेसेशन दैट फॉल क्विकली एंड फेल टू रिकवर। तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डबल डिप का मतलब ही होता है एक अप पॉइंट, फिर डिप, फिर अप, फिर डिप। ठीक है, तो डबल डिप का मतलब तो वैसे भी आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन डबल डिप रेसेशन एक तरीके का रेसेशन है फॉलोड बाय ए शॉर्ट लिव्ड रिकवरी, मतलब छोटा सा रिकवरी होगा, कम टाइम के लिए रिकवर करेगा इकोनॉमी, एंड देन फिर से एक अनदर रेसेशन आएगा। पहले मतलब रेसेशन, फिर रिकवरी, फिर ये रिकवरी बहुत ही कम समय के लिए होगा, फिर रेसेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो आर हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। अगर हम लोग बात करें एक इकॉनमी में जो कि ग्रोइंग है स्लो पेस में, ठीक है ना, स्लो पेस दैट मोर जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट दैन बीइंग एडेड। मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ जॉब्स ये कम हो रहा है एज कंपेयर टू ले ऑफ से। ठीक है, ले ऑफ से। तो ग्रोथ रिसेशन की बात करें तो लैक ऑफ जॉब क्रिएशन मेक इट फील एज इफ द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, even though economy is still advancing, but it is sluggish and slow process, so economy is growing at such a slow pace that more jobs are lost than created. तो growth recession absolutely correct statement है। टेक्निकल रिसेशन की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रिसेशन इज व्हेन जब एक कंट्री फेस करती है बैक टू बैक डिक्लाइन। मतलब क्या होता है, बैक टू बैक डिक्लाइन, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, जैसे मान लो Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q2 Q3 में भी हो गया, या फिर Q4 Q1 में भी रेसेशन हो गया, मतलब बैक टू बैक डिक्लाइन होगा, उसी को कहते हैं किसी भी जीडीपी में। ठीक है ना, इकोनॉमी गोज इनटू अनदर रेसेशन स्लोली शॉर्टली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम फर्स्ट रेसेशन। तो ये रॉन्ग हो गया, बैक टू बैक होगा। क्लियर है, तो हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो सेकंड सिर्फ करेक्ट है, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां आते हैं, करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑलरेडी पहले भी करेक्ट पूछ दिया है। द गवर्नमेंट, देखो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में पूछ रहा है द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इक्वल मेजर्स इन एन इकोनॉमी। तो पहला इनकरेक्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल की, तो इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों होते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक प्रोसेस में, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिजिड हो रहा है कि इक्वल होंगे दोनों का। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अनएक्सेप्टेबल होता है इन केस ऑफ इकोनॉमी। तो आप इस तरीके से समझना कि इक्वल वाला मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्टेट मार्केट होता है वो डिपेंड करता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे किसी भी इकोनॉमी में। तो आप ऐसे डायरेक्टली इक्वली डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। इंडिया हैड अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। देखो ये करेक्ट है, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि स्टेट के द्वारा ली गई थी, और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो प्राइवेट एंटरप्राइज में छोड़ी गई थी। तो इसको लिया गया था, तो हमारा आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिमांड, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है डिमांड फॉर एन इसेंशियल आइटम इज ऑलवेज इलास्टिक। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गुड और उसकी अवेलेबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द गुड। मान लो एक गुड एक्स है, गुड्स एक्स है, तो उसके लिए अगर वाई हमें ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो हम इस पर स्विच कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑलवेज इलास्टिक कहना इट्स नॉट करेक्ट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोई फूड आइटम है, कुछ ऐसा गुड जो इसेंशियल है लाइफ के लिए और डिमांड भी है वैसे गुड्स का, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा उसके रिस्पॉन्स में उनके प्राइसेस के वैरी करने पे। ठीक है, ऑलवेज इलास्टिक कहना इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो चलो हमारा पहला तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मेक्स डिमांड इलास्टिक। ठीक है, बिल्कुल, अगर डिमांड फॉर फूड इज इन इलास्टिक, लेकिन डिमांड फॉर स्पेसिफिक फूड आइटम आर लाइकली टू बी मोर इलास्टिक। ठीक है,
क्लियर है? जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर वेराइटी है पल्सेस का, अगर प्राइसेस ऑफ दिस वेराइटी ऑफ पल्स गोज अप, लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं सम अदर वेराइटी ऑफ पल्सेस विच इज द क्लोथ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज ऑलवेज इनइलास्टिक। डिमांड फॉर लग्जरी कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। मान लो, देखो यहां दोनों कंडीशन बन सकता है। अगर प्राइसेस गिर गई तो क्या होगा, जो वेल्दी पर्सन्स हैं वो इजीली इसको जल्दी जल्दी बाय करने लगेंगे। ठीक है, ये भी तो है, पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि इलास्टिसिटी भी हो और इनइलास्टिसिटी भी हो, दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड सिर्फ करेक्ट है, ओनली वन हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: कमांड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग जानेंगे, अगर कमांड इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझें तो देखो, कमांड इकोनॉमी स्टेट प्ले एक बहुत ही मेजर रोल, स्टेट जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है या कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, गुड्स एंड सर्विसेज का। इट कंट्रोल्स प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मेन एम होता है सोशल वेलफेयर का, कमांड इकोनॉमी का जो मेन एम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, प्राइवेट प्रॉफिट को सपोर्ट करना नहीं होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकंड देख लेते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होता है वो रेफर किया जाता है टू एज एन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा। तो प्राइवेट बिजनेसमैन जो होते हैं वो इसके प्रोडक्शन को एंड अगर आप मान सकते हो प्रोडक्शन को और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव होता है एंड प्राइस मैकेनिज्म इस तरीके की इकोनॉमी में कंपटीशन को इनकरेज करता है, ना कि डिकरेज करता है, मतलब ठीक है ना, डिस्करेज करता है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्टली मैच था, सेकंड भी इनकरेक्टली हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, एक वैसा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो कि कंबाइन करता है एस्पेक्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जहां बात आएगी वहां पे कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन किया जाता है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म को। मेन एम प्राइवेट सेक्टर का होता है कि वो मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। ठीक है, तो यहां पे वेलफेयर मोटिव इन पब्लिक सेक्टर विल बी द सोशल वेलफेयर कंडीशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओनली ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, कह रहा द रेफरेंस ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If we will talk about the ICOR represents relation between investment and GDP growth rate, बिल्कुल करेक्ट है। जो ICOR है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट रेट टू द रियल GDP ग्रोथ रेट को डिफ्लेक्ट करता है, शो करता है या रिफ्लेक्ट करता है इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो ICOR जो है ना वो इफिशियंसी बताता है इकोनॉमी कंडीशन का। ठीक है ना, तो ICOR या रेशियो है इन्वेस्टमेंट रेट टू द रियल GDP ग्रोथ रेट। तो ICOR is the investment rate to the real GDP growth rate। क्लियर? ठीक है, और ये एफिशिएंसी बताता है किसी भी इकोनॉमी का। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है लोअर ICOR वैल्यूज रिफ्लेक्ट्स लोअर एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। देखो, ICOR मेजर करता है अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल जो कि दैट गोज टू जनरेट 1 यूनिट ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अगर ICOR लोअर होता है तो एफिशिएंसी हायर होता है। क्यों? ICOR लोअर होगा तो रियल GDP ज़्यादा होगा, GDP ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियाज इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस व्हाट डज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बार बार सुनते आओगे, अगर PCS दोगे, UPSC दोगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसको कॉइन किया गया था, तो बेसिकली एक फिनोमिना था, फिनोमिना ऑफ स्लगिनेस इन ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिनोमिना ऑफ स्लोनेस या स्लगिनेस इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
ठीक है, तो बेसिकली 3.5% ऑब्जर्व किया गया था परसिस्टेंटली, ठीक है, और ये कब किया गया था? ड्यूरिंग 1950 से लेके 1980s तक, 1950 से लेके 1980s तक, ठीक है। यह जो टर्म है वो कॉइन किया गया था प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा, तो प्रोफेसर राज कृष्णन याद रखिएगा। क्लियर है? लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी बिफोर 1991, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, कुजनेट्स कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व, यहां से तीनों कर्व एक बार में आपके सेव हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो दिमाग में जरूर रखना कि जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स की तरह बना के रखना। नोट्स धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन आपको अपने तरीके से इस तरीके से बिहेव करना होगा, ठीक है। देखो, कुजनेट्स कर्व की बात करें, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। देखो, कुजनेट्स कर्व एक हाइपोथेटिकल कर्व है जो ग्राफ्स करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगेंस्ट इनकम पर कैपिटा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगेंस्ट पर कैपिटा। तो बेसिकली यही है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली जो है ना वो लीड करता है ग्रेटर इनइक्वालिटीज़ पे, बाद में रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी होती है लेकिन कुछ टाइम लगता है, ठीक है ना। या ये जो आइडिया है कुजनेट्स कर्व का, ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स थे, ठीक है, उनके द्वारा। तो पहला हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, लॉरेंज कर्व की बात कर लेते हैं। अगर लॉरेंज कर्व की बात करें, ये डेवलप किया गया था मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में, ठीक है ना। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, इनकम और वेल्थ के बीच में विद इन अ पॉपुलेशन, इनकम वर्सेस वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। थर्ड कह रहा है फिलिप कर्व, रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। देखो, फिलिप कर्व जो है ना वो शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है ना, ये बताता है फिलिप कर्व हमारा। रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू को नहीं बताता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा तीसरा जो है वो रॉन्ग है, तो पेयर 1 करेक्ट है, पेयर 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नाउ विच आर द फॉलोइंग में इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। सप्लाई करना है हमें, इंक्रीज करना है किसका? तो गुड्स का, मतलब जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसके सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फैक्टर मैटर करेगा, ठीक है। देखो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लो प्राइस बढ़ा देते हो आप, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सप्लाई को डिटरमाइन करेगा, सप्लाई को डिटरमाइन करेगा। देखो, जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा ना तो सप्लायर एंड से ना उस चीज़ को उतना ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि किस लिए? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम करना है। प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम कैसे करेंगे? अगर कोई चीज़ महंगा हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर टू डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गिवन कमोडिटी भी राइज हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ही पूछ रहा है। सेकंड क्या कह रहा है? इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स व्हेन द अमाउंट पेएबल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाए, मान लो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है वो कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी को ले जाना है अपने लेवल से, तो हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होता है। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज को मैनेज करने के लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। इससे क्या होता है? सेलर जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं, रिड्यूस करेंगे कमोडिटी के सप्लाई को, ठीक है। देखो, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। अब देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब अगर पैसे बढ़ जा रहे हैं कमोडिटीज़ के, तो ऑब्वियस बात है, तो जो सप्लायर हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम कमोडिटी को बनाने के लिए।
तो देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भले ही इंक्रीज हो जाए, लेकिन इनका ये मेन एम रहेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, शायद मैंने इससे पहले उल्टा बोल दिया, उस प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कमोडिटी को कम करना पड़ेगा, मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है। सेलर जो होंगे वो रिड्यूस कर देंगे सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। जैसे मान लो हमें आइसक्रीम बनाना है तो बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, जैसे क्रीम चाहिए, शुगर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है ना। अगर प्राइस किसी भी एक कंपोनेंट का बढ़ जाता है, ठीक है, तो आइसक्रीम जो होगा ना वो लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा उस फर्म के लिए। तो फर्म क्या करेगा, आइसक्रीम की प्रोडक्शन को कम कर देगा, क्लियर है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इंक्रीज बता रहा है। इंक्रीज इन मोनोपोली इन मार्केट, क्या इंक्रीज इन मोनोपोली इन मार्केट सप्लाई ऑफ गुड्स इन मार्केट पे डिपेंड करेगा, करेक्ट है। मोनोपोली इन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक डेलिबरेटली क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है सप्लाई को, जैसे उसको सूट करेगा वैसे। सो अगर सप्लाई इंक्रीज होता है ड्यू टू मोनोपोली इन मार्केट बट नॉट डेफिनेटली, अगर देखा जाए तो मोनोपोलिस्टिक पावर जो होता है वो एक चेंज इन सप्लाई को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज होता है, टैक्स रेज करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, सो क्या होगा, सप्लाई को रिड्यूस किया जाएगा ना कि इंक्रीज किया जाएगा। ऑब्वियस है रिड्यूस किया जाएगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है लिक्विडिटी ट्रैप, विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप में ओकर। देखो लिक्विडिटी ट्रैप ऑकर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट आर जीरो और ड्यूरिंग ए रिसेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका नियरली जीरो हो गया या फिर किसी रिसेशन के वक्त की बात कर लेंगे, ठीक है, तब लिक्विडिटी ट्रैप आता है आपको, ठीक है। लोग जो होता है काफ़ी इसमें घबरा जाते हैं, जिसमें उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करना सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, कैश होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट व्हेन अ कंट्रीज रिजर्व बैंक ट्राइज टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, क्योंकि आपको तो मार्केट में पैसे बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, कम में ही दे दोगे, कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन रिसेशन की बात होगी तो लोग होल्ड करने लगेंगे कैश को, उनको लगने लगेगा इंटरेस्ट रेट नियरली जीरो हो रहा है, रिसेशन का टाइम है, ठीक है। तो पहला तो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो लिक्विडिटी ट्रैप मे ओकर, यस बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट रेट ही आपको दे ही नहीं रही है, मान लो आरबीआई तुमको दे ही नहीं रहा है, क्यों पैसे दोगे मार्केट में, है ना, होल्डिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, पहला तो करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन कंज्यूमर्स एक्सपर्ट अ फॉल इन प्राइसेस, देखो ये भी करेक्ट है, एक पॉसिबल रीजन है लिक्विडिटी के ऑकरेंस का। कंज्यूमर जो है वो वेट करेंगे, चलो भाई देखते हैं, कल हो सके तो इसकी दाम घट सकती है, परसों इसकी दाम घट सकती है, तो कंज्यूमर अगर वेट करने लगे तो पैसे तो होल्ड हो जाएंगे, तो ये भी एक बेसिक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो तो ये भी एक लिक्विडिटी ट्रैप का एक रीजन है, क्लियर है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन कंज्यूमर्स इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग बॉन्ड्स, देखो एक लिक्विडिटी ट्रैप जो है ना वो एक मॉनेटरी पॉलिसी जब बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाए, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, जो कि सेव करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है, हाई यील्डिंग बॉन्ड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इन्वेस्ट इन हाई यील्डिंग बॉन्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, 1 और 2 करेक्ट है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जियोग्राफी वाले सेगमेंट पे, काफ़ी माउंटेन्स वाला सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, आसानी से इसको निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स ऑफ इंडिया इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाना है हमको, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करना है। चलिए देखो अगर बात करेंगे माउंट नोक्रेक की, ठीक है, पहले नोक्रेक के समझते हैं। हाईएस्ट पीक है आपको गारो हिल्स पे, गारो खासी जयंती आपको पता होगा, तो ये गारो हिल पे हाईएस्ट पीक है, क्लियर है। अब देखिए इसकी जो हाइट है याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रख लो 1720 मीटर है। कहाँ पे है, मेघालय में, स्टेट तो याद होनी ही चाहिए, क्लियर है। जो सराउंडिंग एरिया है नोक्रेक हिल का
वो काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी में, और इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क एज वेल। तो ये नोकरेक नेशनल पार्क के तौर पे भी इसको डिक्लेयर किया गया है। क्लियर है? देखो, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंचनजंगा की। एक पीक है इन द नॉर्थ ऑफ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। इसकी जो हाइट है ये याद होनी चाहिए, 8586 मीटर, ठीक है। यह थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड का, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट एंड सेकंड बता दीजिएगा, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड का, और ये लाई करता है अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। और किस स्टेट में है? तो सिक्किम में है। सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और इसको भी नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में डिक्लेयर किया गया था। और ये रिवर तीस्ता से ईस्ट में बाउंडेड है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सिक्किम हो गया, ये मेघालय हो गया। आपको ईस्ट टू वेस्ट जाना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। माउंट कामेट, यह पीक है वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ग्रेटर हिमालयस का, या लोकेटेड आपको गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो ये आपको उत्तराखंड वाले रीजन में मिल जाएगा, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द हिमालय, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, इसी के इमीडिएट वेस्ट में नंदा देवी पीक है, हाईएस्ट गढ़वाल रीजन वाला लोकेशन है वो है, ठीक है। नूनकुन की बात कर लेते हैं। एक माउंटेन मासिफ है ऑफ ए ग्रेटर हिमालयन रेंज का, जो कि लोकेटेड है आपको बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो आपको पहले क्या आ जाएगा? नोकरेक, तो मतलब तीसरा पहले आएगा। देन वी विल मूव टू कंचनजंगा, सिक्किम वाला 3-1। देन वी विल मूव टू कामेत, कामेत इज इन उत्तराखंड 2, एंड देन वी विल मूव टू नुनकुन, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमारा हो जाएगा 4, 3-1-2-4। आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखो, कभी भी ना कुछ को रटने की कोशिश मत करो। मैप, जैसे मेरा क्या है कि मैं जब भी ज्योग्राफी को डील करता हूँ ना, तो मेरे से मैपिंग बहुत इजीली समझ में आता है। मतलब मैपिंग पे मुझे ज़्यादा इजीली याद होता है एज़ कम्पेयर टू किसी को लिस्ट बना लो या फिर कोई ट्रिक लगा लो, तो मैपिंग काफ़ी आसानी से याद होता है। तो मैप को देखने की कोशिश किया करो, विजुअल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इजीली डिकोड कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की बात कर लें तो कुछ स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये समझो कि कोस्टल प्लेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कह रहा है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एक एग्जांपल है इमर्जेंट कोस्ट का। देखो, अगर हम लोग बात करें लोकेशन और एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की बात, कोस्टल प्लेन्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक है आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कह रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना वो एग्जांपल है इमर्जेंट कोस्ट का, ठीक है। देखो, बिल्कुल करेक्ट है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बॉर्डर है इज, देखो अगर हम लोग प्लेन्स को देखेंगे तो ये आपको ना हल्का उठा हुआ, मतलब ये जो प्लेन है वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा और नीचे स्टिफनेस मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रॉडर की अगर बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट का, क्योंकि यह जो इसका जो नेचर है वो इमर्जेंट नेचर का है और इसके स्मॉलर नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, ठीक है। इसका रीज़न ये भी है कि जो रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या होता है, इधर एल्यूवियल सॉइल को प्लेन से लाके डंप करते हैं, तो फिर हार्बर्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट यूजुअली फॉर्म्स डेल्टास एज स्लोप ऑफ रिवर इज वेरी स्टिप। बिल्कुल, ये आपको जो ये वाला पार्ट है ना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा, और इधर जो भी रिवर्स हैं इस तरीके से फ्लो करती हैं मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स। तो इसका ये भी एक वजह है कि यहाँ पे ना नेचुरल हार्बर्स आपको मिलते हैं, ठीक, कांडला हो गया, ठीक है, नेचुरल हार्बर्स आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में। क्लियर है? जो रिवर फ्लो करती हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वो कोई भी डेल्टा नहीं फॉल करती, क्योंकि ये देखो स्लोप्स हैं तो कहाँ से डेल्टा फॉर्म करेंगे, ठीक है। दे डोंट हैव टू ट्रैवल दैट मच डिस्टेंस टू ड्रेन इनटू द सी। इससे क्या होता है, दे डोंट कैरी मच सेडिमेंट्स, जो कि डेल्टास के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। कयाल्स आर फाउंड अलॉन्ग विद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर हम लोग मालाबार कोस्ट की बात करें जो कि पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, केरल वाला रीजन, गोवा वाला रीजन, ठीक है, हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। कयाल्स का मतलब था बैक वाटर, बैक वाटर्स को लैगून्स भी कह सकते हो, लोकल लैंग्वेज कयाल्स हो गया, जिसको फिशिंग और इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 4 देख लेते हैं। नो एस्च्यूरी इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो एस्च्यूरीज
मिलती है अलॉन्ग विद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जैसे मान लो वेलार एस्चुरी है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया में है, तमिलनाडु में। हुगली रिवर भी एस्चुरी बनाती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी बहुत सारी एस्चुरीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लें तो वो आपको एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो अगर एग्जाम्पल देते हैं तो द्वारका सिटी जो है ये माना जाता है कि एक पार्ट था इंडियन मेनलैंड का, सिचुएटेड था वेस्ट कोस्टल में, जो सबमर्ज हो गया अंडर वाटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट है, तो ओनली 3 हो जाएगा। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवास। करेवास की बात कर लेते हैं। इंडियन फिजियोग्राफी की बात करें तो देखो, सबसे पहले कश्मीर हिमालयाज, जिसको हम लोग करेवा कहते हैं, वो बहुत ही फेमस है करेवा के फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है ना। देखो, एक जाफरान होता है, ये ना एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन है जो काफ़ी महंगा मिलता है, आपको पता हो, केसर। तो ये जो रीजन है ना, ये काफ़ी फेमस है फॉर जाफरान, या फिर यू कैन से लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन, ठीक है। करेवाज जो होते हैं वो प्लेट्यू लाइक लैंड फॉर्म है जो कि लगभग 13,000 से लेके 18,000 मीटर थिक डिपॉजिट है एलुवियल सॉइल के और सेडिमेंट के, लाइक सैंडस्टोन एंड मडस्टोन। यह जो होते हैं वो कश्मीर वैली में आपको जनरली पाए जाते हैं, स्पेशली इन पीर पंजाल रेंज। जो करेवाज होते हैं वो मोस्ट फर्टाइल स्पॉट्स होते हैं वैली में। करेवाज आर द फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स फाउंड इन द कश्मीर वैली। तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ आलमंड्स, वॉलनट्स एंड एप्पल्स। बिल्कुल करेक्ट है। करेवाज जो है वो बहुत फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स एंड सेवरल अदर कैश क्रॉप इंक्लूडिंग द सैफरॉन। बिल्कुल करेक्ट है। करेवाज जो है वो फॉर्म करता है बाई अनकॉन्सोलिडेटेड लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट। देखो, बेसिकली अगर हम लोग बात करें, करेवाज फॉर्म करती है अनकॉन्सोलिडेटेड लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट की वजह से, जिसको हम लोग लेक डिपॉजिट भी कहते हैं, लेक डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बात कर लेते हैं रोही। रेहू नहीं है, रोही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रोही। देखो, सिंपल सी बात है। द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द बांगर रीजन इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, उसके लेफ्ट में, उसके वेस्ट में जो बांगर रीजन वाला रीजन है, वहाँ पे जो रीजन होता है उसको हम लोग रोही कहते हैं। यह एक फर्टाइल फ्लड प्लेन है जो कि छोटे छोटे स्मॉल रिवर्स के स्ट्रीम की वजह से बनते हैं अरावली रेंज के आसपास में, जो फ्लो करती हैं वेस्टवर्ड थ्रू द डेजर्ट रीजन। ये जो स्ट्रीम होते हैं वो ड्राई रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता ही है, बट फ्लड आती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये जो फ्लड होता है उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्लेन है वो क्रिएट किया जाता है फ्लडिंग ऑफ द स्ट्रीम, जिसको हम लोग रोही कहते हैं। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर हमारा जाएगा द फर्टाइल फ्लड प्लेन्स लोकेटेड नियर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली। आंसर ए हो जाएगा। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में कुछ स्टेटमेंट समझ लेते हैं। हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया का। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बनता है। बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो हमारा सोचना ही नहीं है, करेक्ट ही पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है मार्मोलाडा ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिमालयस। इनकरेक्ट है। मार्मोलाडा ग्लेशियर जो है वो लोकेटेड नहीं है हिमालय में, या लोकेटेड आपको अल्प्स माउंटेन में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्प्स में है ये लोकेटेड, हिमालय में नहीं है। ठीक है। कुछ अगर हम लोग प्रोमिनेंट ग्लेशियर की बात कर ले हिमालय में, तो आपको बाल्टोरो है और सियाचिन है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या कह रहा है द लॉन्गिट्यूडनल वैली प्रेजेंट इन द हिमालयन रीजन आर नोन एज तराई। लॉन्गिट्यूडनल वैली होता है वो, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो प्रेजेंट होता है हिमालयन रीजन में, उसको हम लोग ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स। ठीक है, तराई नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, मजाक है, लेकिन वो तो और हिमालय के और एक्सटेंट में जाना पड़ेगा, आपको बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कहता है द क्रिस्टल थिकनेस ऑफ द हिमालयन रेंज जनरली इंक्रीज फ्रॉम इंडो गैंगेटिक प्लेन टुवर्ड्स द ग्रेटर हिमालयस। इंडो गैंगेटिस से अगर ग्रेटर हिमालयस की जाएंगे तो क्रिस्टल थिकनेस होता है वो बढ़ते चला जाता है। बिल्कुल। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें हिमालयस की, तो वो क्रिस्टल थिकनेस ही है।
अगर हम लोग 35 से 40 किलोमीटर की तरफ मूव करेंगे ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन से, तो धीरे धीरे ये 65 से 80 किलोमीटर हो जाएगा ओवर ग्रेटर हिमालय में। तो हमारा ये करेक्ट है, तो हमारा 1 और 4 करेक्ट है, ओनली 2 हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ थ्रस्ट दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल थ्रस्ट है। अब देखो मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT की बात करें तो ये आपको शिवालिक्स, हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात कर लेते हैं, ये आपको ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मिलता है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कहाँ कहाँ मिलता है ये? ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अगर हम लोग मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात कर ले MBT की, तो ये आपको लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में है। ग्रेटर हिमालय नहीं होगा, लेसर एंड शिवालिक्स के बीच में है, शिवालिक्स के बीच में। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, आंसर सिर्फ हमारा 1 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जब आप देखोगे ट्रांस हिमालयज और हिमालयज के रीजन को, तो आप इस तरीके से उसको समझोगे मैप के अकॉर्डिंग। तो कहाँ पे MCT आता है, कहाँ पे HFT आता है, ITSZ होता है, ठीक है, वो भी कहाँ पे लाई करता है, वो आप एक बार देख लेना। गूगल में जाना, इमेज सर्च करना, आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ थ्रस्ट और जो भी फॉर्मेशन होता है इंटल फ्रंटल थ्रस्ट का, वो सारी मैपिंग पे देखोगे, मैप ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस रॉक सिस्टम इन इंडिया। वेरियस रॉक सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है ना, वो बहुत सारे क्लासिफिकेशन में है। जैसे आर्कियन हो गया, धारवार हो गया, कुडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, गोंडवाना हो गया, डेक्कन ट्रैप हो गया, टर्सरी सिस्टम हो गया, क्वाटरनरी हो गया। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना, जहाँ पे मुंडा हो रिवोल्ट हुआ था, संथाल रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वो वाला रीजन किस लैंड जोन में पड़ता है ये बता देना, किस ज्योग्राफिकल लैंड एरिया में पड़ता है ये बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टेस्ट तो दे नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी बता देना अगर कोई पढ़ोगे इसको तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आर्कियन रॉक्स आर ओनली फाउंड इन द अरावली माउंटेन। देखो ओनली वाला टर्म तो वैसे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो आर्कियन रॉक्स जो होता है, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन रॉक्स कहते हैं, वो ओल्डेस्ट रॉक होते हैं अर्थ क्रस्ट के, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए साथ साथ में ही ओल्डेस्ट रॉक होते हैं अर्थ क्रस्ट के। ये जो पीरियड मार्क्ड है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फोटोसिंथेसिस को भी ये सपोर्ट करता है। साथ साथ में ही आर्कियन रॉक्स जो होता है इंडिया में फाउंड होते हैं अरावली माउंटेन में। कहाँ फाउंड होते हैं? अरावली माउंटेन में। प्लस 2/3 जो होते हैं वो डेक्कन पेनिनसुला में पाए जाते हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं, डेक्कन पेनिनसुला में पाए जाते हैं। तो अरावली में ही सिर्फ और सिर्फ होते हैं, ये नहीं रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट हमारा, क्लियर है। चलिए सेकंड कह रहा है पापाघानी सीरीज इज रिलेटेड टू द कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स। Absolutely correct. Kudappa system of rocks has been formed as a result of erosion of sedimentation of rocks of Dharwar system. Dharwar rocks. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं। लेयरिंग मिलेंगे आपको इस रॉक्स में। जो रॉक्स होते हैं वो आपको नेम दिया गया है इसका, कुडप्पा एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसके नेम पे। वेयर दीज आर सेमी सर्कुलर इन एक्सपेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होते हैं कुडप्पा सिस्टम के, वो आपको पापाघानी सीरीज है। ये जो नाम दिया गया है पापाघानी, इंटरेस्टिंग एंड फनी नेम, लेकिन ये नेम दिया गया है रिवर के नेम पे आंध्र प्रदेश में जो फ्लो करती है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ग्राफ, विंध्यन रॉक आर लार्जली डिवॉइड ऑफ मेटलिफेरस मिनरल्स। डिवॉइड ऑफ, देखो विंध्यन सिस्टम जो होता है ना, वो फॉर्म होता है आफ्टर कुडप्पा रॉक सिस्टम बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर वैलियंस एंड सैलो ओशंस। ये जो रॉक्स होते हैं वो भी सेडिमेंट्री रॉक है। ये जो रॉक है वो लार्जली डिवॉइड होते हैं मेटालिफेरस मिनरल से, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में आपको ये ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, लाइमस्टोन, प्योर ग्लास, सैंड, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, चलिए नाउ विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न हिमालय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी विल टॉक अबाउट द वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय की बात कर लेते हैं। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली लाई करता है इंडस इन द वेस्ट, काली रिवर इन द ईस्ट। इंडस रिवर एंड काली रिवर के बीच वाले रीजन में ये आपको फॉल करेगा। ठीक है, ये जो हिमालयज हैं वो स्प्रेड किए गए हैं 3 स्टेट्स में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है। तो वेस्टर्न हिमालयज का ये एक्सपेंशन है, स्टेट ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। ऑल द 3 रेंजेस ग्रेटर, लेसर और ग्रेटर
लेसर एंड शिवालिक ऑफ हिमालयज आर फाउंड इन दिस रीजन। एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने भी 3 रीजन्स हैं हिमालयस के प्रोमिनेंट, इस रीजन में हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालयस में आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द ग्रेट हिमालय रेंज, द लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। मतलब ग्रेट हिमालय, फिर द ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, देन शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द शिवालिक माउंटेन्स इज लोकली नोन एज नागटिभा इन उत्तराखंड। बिल्कुल इनकरेक्ट है। लेसर हिमालय इज लोकली, उसको हम लोग कहते हैं धौलोधर इन हिमाचल प्रदेश एंड नगटिभा इन उत्तराखंड। ठीक है ना, शिवालिक को नहीं कहते हैं, लेसर हिमालय को कहते हैं नगटिभा। ठीक है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है भोटियाज इज द ट्राइब विच लिव्स इन द अपर रीजन ऑफ हिमालय। एब्सोल्युटली करेक्ट। भोटियाज वैसे लोग होते हैं जो तिब्बतियन हेरिटेज के हैं, ये माना जाता है, और वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे रहते हैं और खास करके ग्रेटर हिमालय के अपर रीच में। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ कह रहा है मार्ग आर द समर ग्रासलैंड फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालय। देखो, भाकास कहते हैं या मार्ग कहते हैं, इसका एक और नाम है भाकश या फिर मार्ग्स। ये समर ग्रासलैंड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, स्मॉल ग्रासलैंड्स हैं स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालय रेंज में। जबकि बुग्याल्स की अगर बात कर ले, बुग्याल्स तो सुने होंगे, यह समर ग्रासलैंड है भोटियाज वाले स्टेट वाले रीजन में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा आंसर हमारा। फर्स्ट भी करेक्ट है तो 3 हो जाएगा, ओनली 3 हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को बेस्ट कौन डिफाइन करता है? ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली मोर कंटिन्यूअस देन वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स हैव मच हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द वेस्टर्न घाट। ये पॉसिबल है क्या? ईस्टर्न घाट्स आर यूजुअली ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट। देखो, अगर बात करें, बिल्कुल इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट जो है वो कंपैरेटिवली हाईयर है इन एलिवेशन। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट जो है वो हाईयर एलिवेशन पे है, तभी हमारा रिवर इस तरीके से फ्लो करता है और यहाँ पे हमको डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे स्टिफनेस है और शार्प है, तो यहाँ पे हमको नेचुरल हार्बर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है ईस्टर्न घाट्स हैव मच हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बिल्कुल रॉन्ग है। वेस्टर्न घाट जो है वो एक्सेप्शनली हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। केरल वाला रीजन हो गया, फिर ऊपर आ जाओ गोवा वाला रीजन हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। तीसरा कह रहा है ईस्टर्न घाट जो है वो ओल्डर है वेस्टर्न घाट से और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसका। ईस्टर्न घाट जो है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट रॉन्डिनिया। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जान लो 600 से लेकर 700 मिलियन ईयर एगो। जबकि वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन की बात करें तो रिसेंटली व्हेन द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूट जाता है 150 मिलियन ईयर एगो के वक्त। ठीक है, ईस्टर्न मोर ओल्डर देन वेस्टर्न। बिल्कुल, वेस्ट तो नया है ना, ये भी सोच के याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 करेक्ट है, आंसर भी हो जाएगा। देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप टेस्ट नहीं देते हो, आपकी गलती है, बट अदरवाइज एनर्जी थोड़ा मेंटेन रखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। कह रहे हो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अरावली इज करेक्ट। अरावली के फॉर्मेशन का कौन सा करेक्ट है? ठीक है, देखो, अरावली जो है वो इरोडेड स्टब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। क्या क्या है? इरोडेड स्टब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। लगभग 800 किलोमीटर फैला है। हिमालय फ्रॉम हिम्मतनगर गुजरात से, गुजरात टू दिल्ली याद रख लेना काफ़ी है, बट अगर एक बार सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात वाले रीजन में हिम्मतनगर है, वहाँ पे ये स्टार्ट होता है, फिर दिल्ली हरियाणा को भी कवर करता है, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ठीक है ना। अरावली माउंटेन्स जो है वो रिजल्ट है आपको डेनुडेशन एंड फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक, डेनुडेशन एंड फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक से, जो कि कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट की जाती है, इंडोजेनेटिक फोर्स होती है, उसकी वजह से ये अर्थ के विदिन में ही ये फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर से जानते हैं, जो अरावली हैं वो इरोडेड स्टब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रेंजेज हैं, जो स्ट्रेच लगभग 800 किलोमीटर रेंज में फैले हैं, फ्रॉम हिम्मतनगर इन गुजरात से दिल्ली, हरियाणा को भी स्पैन करते हैं, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली को भी। ठीक है, अरावली माउंटेन जो है वो रिजल्ट है डेनुडेशन एंड फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक बाय व्हाट फोर्सेस? बाय कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, बाय कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक बाय द कॉम्प्रेशन ड्यू टू द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, जो कि अर्थ के विदिन से आ रहा है, विदिन से मतलब अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं उससे बने हैं। ठीक है ना।
लेकिन अभी की बात कर ले, दे हैव नाउ बिकम द रेलिक्ट फोल्डेड माउंटेन्स। अगर ब्लॉक माउंटेन की बात कर लें तो पता ही है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, यह आपको फॉल्टिंग की वजह से होते हैं, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेस होते हैं जो कि इंडोजेनेटिक फोर्स विद इन द अर्थ से ही आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स होते हैं। जियोसिंक्लाइन विच इज़ लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस होते हैं, किसके, वाटर के, जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन से, और जनरली बॉर्डर्ड होते हैं टू रिजिड मासेस में, जो जिसको कहते हैं हम लोग फोरलैंड्स। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन फाउंड विद इन द लक्षद्वीप आइलैंड, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, बारातंग आइलैंड एंड धनियोदर आइलैंड। तो इसमें से कौन जो है वो, देखो देखा जाए बैरन आइलैंड जो है ना वो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। इट्स इंडियाज ओनली लाइव वोल्केनो, ठीक है ना, जीवित वोल्केनो है। 2017 में इरप्ट किया था एक बार, ये भी ध्यान रखना है। तो बैरन तो अंडमान निकोबार पे है, तो ये रॉन्ग हो गया। नारकोंडम की बात कर लेते हैं, ये क्लासिफाइड है आपको डॉर्मेंट वोल्केनो, मतलब सोया हुआ है, आलसी वोल्केनो आप लोगों के जैसा। ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डॉर्मेंट वोल्केनो का टैग दे दिया। जो माउंटेन हाउस सेकंड टॉलेस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ही है, तो ये भी लक्षद्वीप पे नहीं है। बारातंग आइलैंड की बात कर लेते हैं, तो ये आपको 150 किलोमीटर है आपको पोर्ट ब्लेयर से, 150 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर से है, ठीक है ना। चलिए, अगर तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। धनियोदर हिल्स की बात कर लेते हैं, तो ये आपको लोकेटेड है आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, चारों का चारों रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी हमारा नन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है रीजन और डिस्क्रिप्शन देना है खादर, भांगर और भाबर। ठीक है, देखो जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो आपको डिफरेंट सॉइल से बने होते हैं, जो कि लाए जाते हैं रिवर के फ्लोइंग से। जो हिमालयन रिवर होते हैं नॉर्थ में, ग्रेट इंडियन प्लेट्यू इन द साउथ में, और प्लेन्स जो होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं डिफरेंट रीजन के बेसिस पे और उनके फीचर्स पे। ठीक है, चलिए, तो अगर खादर की बात करें तो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स के, इनको हम लोग खादर कहते हैं, न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। बांगर जो होता है वो दूर चला जाता है, वो मिट्टी, वो एलुवियल सॉइल जो रिवर्स के द्वारा लाया तो जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे करके दूर चला जाता है। ठीक है ना, तो जो ओल्डर एलुवियल हो गया वो बांगर हो गया, और जो न्यूअर हो गया वो खादर हो गया। ठीक है ना, खादर जो होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू भाबर। ठीक है, बांगर क्लियर है। चलिए, तो हमारा पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। बांगर देख लेते हैं, कंटेंस कंकर सॉइल विथ कैल्सेरस डिपॉजिट। देखो बांगर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, और ये कंपोज करता है ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल, क्लियर है। और ये जो है फ्लड प्लेन्स में रहता है, और ये टेरेसिस की तरह होगा। जैसे मान लो ये रिवर्स है, यहाँ पे आपको खादर हो गया, तो दूर पे थोड़ा सा हाई हिल्स पे, थोड़ा सा हाई पे टेरेस की तरह बांगर होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्लियर है। तीसरी की बात कर लेते हैं, भाबर। भाबर है, बांगर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भाबर जो है, देयर इज ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स जो कि 10 से 15 किलोमीटर ब्रॉड होता है अलोंग द आउटर स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। ठीक है, आउटर स्लोप ऑफ द शिवालिक के 10 से 15 किलोमीटर तक का ब्रॉडनेस होगा ये। ठीक है ना, शिवालिक्स के रेंज में पंजाब, हरियाणा, यूपी में आपको देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है इसको लोग भाबर कहते हैं। ये जो स्ट्रिप होता है भाबर का वो बना होता है ग्रेवल से, कोर्स सैंड से, और स्मॉलर जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं वो इसमें डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलर स्ट्रीम्स डिसअपियर इसी में होता है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑल 3 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, 43 कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फिजिकल फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडियन फिजिकल फीचर से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। करेवास आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले विच इज यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। जाफरान मीन सैफरॉन वाली बात हो रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। करेवास जो है वो थिक डिपॉजिट है ग्लेशियल क्ले का, और ये मटेरियल एम्बेडेड है विथ मोराइंस। जो कश्मीर हिमालयस होते हैं वो फेमस होते हैं करेवास फॉर्मेशन के लिए, जो कि यूजफुल होते हैं कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। एक लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन है, पहला करेक्ट है। एक है आपको मारुस्थली इज द रीजन ऑफ राजस्थान विच हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मरुस्थली तो पता ही है आपको, इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। इसकी जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 150 mm होती है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 44 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न हिल इन ऑर्डर टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ ईस्टर्न हिल को नॉर्थ टू साउथ हमें सजाना है, ठीक है। इस पार्ट वाले हिल को हमें नॉर्थ टू साउथ सजाना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पटकाई बुम जो है वो आपको पटकाई रेंज में है, अराकन सिस्टम अलॉन्ग विथ म्यांमार वाला जो बॉर्डर है इधर यहाँ पर जो रीजन है उसमें, ठीक है। तो ये आपको बर्मा वाले रीजन में है। दे आर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। तो अगर हम लोग बात करें पटकाई बुम की, तो ये नागालैंड वाले रीजन में है।
आप खुद एक अनुमान लगा लोगे, ठीक है। नागा हिल्स की बात कर लेते हैं। नागा हिल्स इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स माउंटेन बैरियर इन द बॉर्डर ऑफ इंडियन, म्यांमार, बर्मा, और ये भी लोकेटेड है आपको नागालैंड में, ठीक है। चलिए लुजई हिल की बात कर लेते हैं। ये आपको इसको हम लोग मिजो हिल भी कहते हैं, मिजो हिल भी कहते हैं। ये आपको माउंटेन रेंज मिजोरम में है और त्रिपुरा, मिजोरम प्लस त्रिपुरा दोनों में है, ठीक है। मणिपुर तो आपको पता ही होगा, मणिपुर हिल्स जो है वो इंक्लोज है नागालैंड के द्वारा नॉर्थ में, मिजोरम के द्वारा साउथ में, म्यांमार के द्वारा ईस्ट में और असम के द्वारा वेस्ट में, ठीक है ना। तो ये चारों में है। तो अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले पटकाई बूम आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको नागा हिल, एंड देन आ जाएगा आपको मणिपुर हिल, देन आएगा लुजाई हिल। 3 4 2 1 आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। आप अगर मैप पे देखोगे, अगर मैप को देखते हो, ठीक है, मतलब घटिया से बना है लेकिन फिर भी देखोगे, यहाँ पे डाफला हिल मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे आपको मिजाई हिल मिलेगा, फिर आपको पटकाई बम मिलेगा, फिर नागा हिल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मिजो हिल यहाँ मिलेगा। क्लियर है। ये म्यांमार और ये चाइना वाला रीजन, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात कर लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे इस आइलैंड का, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सैडल पीक जो है लोकेटेड है आपको नॉर्थ नदर अंडमान पर, ये याद रखना है, नदर अंडमान पे सैडल पीक लोकेटेड है। एलिवेशन इसकी 738 मीटर है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं दीज आइलैंड्स रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना वो आपको लगभग 572 आइलैंड का कॉम्बिनेशन है। ये सिचुएटेड है आपको रफली 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 92 डिग्री ईस्ट में। ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट याद रखने का, चैनल्स याद रखने की ज़रूरत होती है। इनकी जो लोकेशंस है इसकी वजह से आइलैंड जो है वो रिसीव करता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाई करता है हॉट से लेके वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन में। आप खुद देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला दूसरा हमारा दोनों करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का डे 18 का टेस्ट। डे 19 को हम लोग आज ही देते हैं और जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।